नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में आज गणित शिक्षण में मैं अमरजीत, सहायक अध्यापक एलटी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुंगोली, चंबा, टिहरी गढ़वाल आपका स्वागत करता हूं। आज इस गणित शिक्षण में कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम संबोध रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार हल किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। आज के चर्चा बिंदु हमारे होंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे विभिन्न प्रकार की पहेलियां होती हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से किस प्रकार हल करेंगे। दूसरा है हमारा आयु संबंधी प्रश्न। दो व्यक्तियों के आयु के बीच में इस प्रकार पहेलियां भी बनती हैं, तो उनकी वर्तमान आयु या 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अगर हमें आयु ज्ञात करनी है तो उस आयु को हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वो हम इसमें सीखेंगे। ज्यामितीय आकृति संबंधी प्रश्न। ज्यामितीय आकृतियां अर्थात त्रिभुज, आयत, वर्ग, इनकी भुजाओं की लंबाई और इनके परिमाप इत्यादि जो है हम इसके अंतर्गत ज्ञात करेंगे। अनुपात संबंधी प्रश्न। यदि दो राशियों के बीच में हमें अनुपात दिया है तो उस अनुपात से उन राशियों के मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, वह हम इस एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से हल करेंगे। रुपए, पैसे अथवा वस्तुओं के संग्रह संबंधी प्रश्न। इस प्रकार की बहुत सी पहेलियां भी बनती हैं कि किसी के पास 5 रुपए के इतने सिक्के हैं, 2 रुपए के इतने सिक्के हैं, और यदि हम उन सिक्कों का मूल्य इतना हो तो बताइए कि 5 रुपए के कुल कितने सिक्के होंगे, 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। इस प्रकार वस्तुओं के संग्रह संबंधी प्रश्न भी बनते हैं। इनको भी हम जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से किस प्रकार हल कर सकते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। व्यवहारिक स्थितियों में सरल समीकरणों के अनुप्रयोग। हमारे रोज की दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक समस्याएं आती हैं जिनको जो है हम इसकी सहायता से हल कर सकते हैं। उन समस्याओं के लिए हम सबसे पहले एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाते हैं और उस रैखिक समीकरण को हल करके उसके अंदर जो भी चर राशि है उसका मान ज्ञात करते। उस चर राशि के मान को ज्ञात करके हम उस समस्या में जो भी चीजें हमसे पूछी गई हैं या जो भी हमें ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात करते हैं। जैसे 2 चरण होंगे इसके। पहले चरण में हम जो भी समस्या या पहेली हमें दी गई है उस समस्या या पहेली में जो भी हमें स्थितियां, प्रतिबंध या शर्तें दी हैं उसके अनुसार एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाते हैं। दी गई समस्या पहेली के हल प्राप्त करने के लिए जो हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होगी, एक चर वाली जो भी हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होगी, फिर हम उस रैखिक समीकरण को हल करते हैं और इस प्रकार उस रैखिक समीकरण में जो भी चर राशि होगी उसका मान हमें प्राप्त हो जाता है और उस प्राप्त मान से हम उस पहेली या उस समस्या को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का अर्थ कुछ इस प्रकार से आपको पहेली के रूप में मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक मैंने उदाहरण लिया है, 2 संख्याओं का योग 74 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, वे संख्याएं कौन सी हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रश्न में हमें 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, अर्थात हमारे पास चर राशियां 2 हैं जिनका मान हमें ज्ञात करना है। परंतु हमारा जो अध्याय है उसके अंतर्गत हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार हल किए जाते हैं उनका अध्ययन किया है। तो यहाँ पर हम जब हमें 2 संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम केवल एक ही चर राशि से उस समीकरण का निर्माण करेंगे। देखिए, इस प्रश्न में आपको हमें 2 शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त क्या है कि 2 संख्याओं का योग 74 है, एक शर्त ये दी है, और एक शर्त हमें ये दे रखी है कि एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। अब हम क्या करते हैं, हमें 2 शर्तें जो दी गई हैं, एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है तथा उनका योग कितना है, 74 है। सबसे पहले हम पहली शर्त एक संख्या दूसरी से 10 अधिक, इसका उपयोग करते हुए हम एक चर राशि को पहले मानेंगे। किस प्रकार से? हम मानते हैं कि छोटी संख्या या पहली संख्या, क्योंकि हमारे पास 2 संख्या है तो हम चाहे छोटी संख्या लिख लेते हैं या पहली संख्या x है। ये x कोई भी चर राशि हो सकती है। चर राशियों के बारे में हमने पढ़ा था कि x, y, z, l, m, n इस प्रकार कोई भी हम राशि ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि एक छोटी संख्या x है। अब जो हमें पहली शर्त दी है, एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, अर्थात जो बड़ी वाली संख्या है
वो x से छोटी वाली संख्या से 10 अधिक है, कितनी हो जाएगी x प्लस 10। x में हमने 10 जोड़ा और हमें जो है इस प्रकार दो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, एक संख्या x और एक संख्या x प्लस 10। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि हमें दो संख्याएं x और x प्लस 10 प्राप्त होती हैं, परंतु चर राशि केवल इसमें एक ही है x। अब जो हमें दूसरी शर्त दी हुई है, दूसरी शर्त क्या थी हमारी? दूसरी शर्त है कि संख्याओं का योग 74 है। इस शर्त का उपयोग करते हुए हम एक रैखिक समीकरण का निर्माण करेंगे। पहले जो हमें शर्त दी है उसे हमने एक कथन के रूप में लिखा है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 74। अब हम इसे एक गणितीय रूप में लिखते हैं। तो पहली संख्या जो हमारी x आई थी, दूसरी संख्या जो हमारी x प्लस 10 आई थी, उनका योग 74, ये हमने इसको गणित के रूप में लिखा। और जब हम इसे आगे हल करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x प्लस 10 बराबर 74, ये x और ये x समान पद हैं, जुड़ जाएंगे, 2x प्लस 10 बराबर 74। हमें चर राशि x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इस 10 का पक्षांतरण करते हैं। तो 10 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पे 10 का निशान यहाँ प्लस है, तो इधर आके इसका निशान हो जाएगा माइनस। इसको हम हल करते हैं, 2x बराबर 64 और x का मान 32। ध्यान दीजिए, इसमें जो हमने एक चर राशि मानी थी, जिसको हमने पहली संख्या माना था, उसका मान हमारा कितना आ गया? 32। अर्थात छोटी संख्या 32 है। छोटी संख्या 32 है, या जिसको हमने पहली संख्या माना था, या जो हमारी दो संख्याएं ज्ञात करनी थी, उसमें से एक संख्या हमारी कितनी हो गई? 32 हो गई। तथा बड़ी संख्या या दूसरी संख्या जो शर्त के अनुसार पहली संख्या से 10 अधिक थी, तो हमने पहली संख्या x से 10 अधिक है, पहली संख्या x का मान हमारे पास 32 आया, 32 प्लस 10 42। इस प्रकार हमें दूसरी संख्या जो हमारी अपेक्षित संख्याएं थी वो प्राप्त हो जाती है, एक संख्या 32 और एक संख्या 42। इस प्रश्न को हल करने के बाद हमारा उत्तर प्राप्त हुआ कि हमारी दोनों संख्याएं 32 और 42 है। हम यहाँ पर अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। हमें प्रश्न में दिया गया था कि दोनों संख्याओं का योग, एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, वो तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक संख्या हमारे पास 32 आई है, दूसरी संख्या हमारे पास 42 आई है, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों में 10 का अंतर है, अर्थात ये संख्या से 10 अधिक है। और दूसरी शर्त हमारी थी कि दोनों संख्याओं का योग 32 प्लस 42, यदि हम करें कितना आता है? ये 74। तो दूसरी जो शर्त हमें दी थी कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 74। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इस प्रकार संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को या पहेलियों को हम चर राशि मानते हुए एक चर में रैखिक समीकरण का निर्माण करेंगे और उससे जो हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास व्यवहारिक जीवन में और भी समस्याएं आती हैं, आयु संबंधी प्रश्न। इस प्रकार की पहेलियां भी होती हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आयु संबंधी प्रश्नों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के मदद से समझने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। आयु संबंधी प्रश्न पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या दी है? 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि आप इस प्रश्न में देखें तो हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक साहिल और एक उसकी माँ, अर्थात दो चर राशियां हैं हमारे पास, एक साहिल और एक साहिल की माँ। परंतु हम यहाँ पे जो समीकरण का निर्माण करेंगे उसमें केवल एक ही चर राशि होगी। तो हम किसी एक की आयु x मानेंगे और दूसरे की आयु को x के पदों में निरूपित करेंगे। इसके लिए हमारे पास इसमें कोई ना कोई प्रतिबंध या शर्त दी हो। पहली शर्त हमें दी है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, एक शर्त ये है। और दूसरी शर्त दी है 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। तो सबसे पहले हम पहली शर्त पे आते हैं। यदि आप पहली शर्त को देखें तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, अर्थात इस पहली शर्त से हम साहिल की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं, जो साहिल की आयु की 3 गुनी होगी। तो हम साहिल की आयु को यहाँ पर मानते हैं कि माना साहिल की वर्तमान आयु a वर्ष है। यहाँ पे मैंने चर राशि के रूप में a को लिया है। हम चर राशि के रूप में किसी भी अंग्रेजी या हिंदी की वर्णमाला के अक्षर को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने a लिया है, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने x लिया। तो माना साहिल की वर्तमान आयु a वर्ष है। अब
जो मुझे पहली शर्त दी है, पहली शर्त में है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, अर्थात साहिल की माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या है, साहिल की वर्तमान आयु गुणा 3 शर्त के अनुसार। तो साहिल की वर्तमान आयु a गुणा 3a, ये हमें प्राप्त हो जाती है साहिल की माँ की आयु। अब हमारे पास साहिल की वर्तमान आयु चर राशि के पदों में है, साहिल की माँ की वर्तमान आयु भी चर राशि के पदों में है। 5 वर्ष बाद साहिल की आयु। अब जब इसकी दूसरी शर्त है तो यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरी शर्त में, क्योंकि पहली शर्त में वर्तमान आयु इसलिए हमने ये ली है, परंतु जो दूसरी शर्त दी है वो 5 वर्ष बाद की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साहिल और साहिल की माँ की आयु 5 वर्ष बाद ज्ञात करेंगे। तो 5 वर्ष बाद, चूंकि वर्तमान में साहिल की वर्तमान आयु a वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी हो जाएगी, a+5। हम इसको इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी शर्त जो है, दूसरी शर्त, वो 5 वर्ष बाद के लिए है। इसी प्रकार प्रश्न में आपके पास 5 वर्ष पहले भी हो सकता था। यदि 5 वर्ष पहले होता तो हम यहाँ वर्तमान आयु से 5 घटाते तो 5 वर्ष पहले आता, पर यहाँ पे 5 वर्ष बाद है इसलिए हमने इसमें 5 जोड़ा। साहिल की माँ की वर्तमान आयु 3a आ रखी है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु भी हमें चाहिए, तो 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3a+5। तो ये हमारे पास साहिल की माँ की 5 वर्ष बाद आयु आ गई और साहिल की आयु 5 वर्ष बाद ये है। अब आते हैं हम दूसरी शर्त जो हमारी पूरी है। दूसरी शर्त क्या दी है, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 हो जाएगा। इस शर्त को हम कथन के रूप में लिखते हैं, 5 वर्ष बाद साहिल की आयु प्लस 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु बराबर कितनी है, 66। इसको हमने इस कथन को एक समीकरण के रूप में लिखा और अब इसे हम चर राशि के पदों में लिखते हैं। 5 वर्ष बाद साहिल की आयु a+5 थी, 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु 3a+5 थी और इन दोनों का योग कितना है, 66। समीकरण को हल करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a+5 प्लस 3a+5 बराबर 66। ये और ये हमारे समान पद हैं, जुड़ जाएंगे, a प्लस 3a 4a, 5 और 5 अचर राशियाँ हैं, जुड़ जाएंगी, 10 बराबर 66। हमें चूंकि a चर राशि का मान ज्ञात करना है इसलिए चर राशि को पृथक करते हुए सबसे पहले 10 जो इधर प्लस में है इसका पक्षांतरण करते हैं और 10 इधर आके जो है ये माइनस में हो जाता है। हल करने के बाद 4a बराबर 56 और a का मान निकालना है तो 4a के साथ गुणन की क्रिया में है। जब हम इस 4 का पक्षांतरण करेंगे तो वह बाएं से दाएं पक्ष में जाने के बाद भाग में आ जाएगा और a का मान हमें प्राप्त हो जाता है 14। यानी जो हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण बनी थी उसके अंदर a का मान हमें प्राप्त हुआ 14 और साहिल की वर्तमान आयु हमने a वर्ष मानी थी, a का मान हमें प्राप्त हुआ 14। इसका अर्थ है कि साहिल की आयु 14 वर्ष हो गई। माँ की वर्तमान आयु, क्योंकि साहिल की आयु की 3 गुना है पहली शर्त के अनुसार, तो 3 गुणा a 42 वर्ष। इस प्रकार हमें साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष प्राप्त होती है और माँ की वर्तमान आयु 42 वर्ष प्राप्त होती है। इस पहेली को या इस समस्या को हल करने के बाद हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। पहली शर्त में ये दी गई थी कि साहिल की माँ की आयु साहिल की आयु की 3 गुनी है। तो आप अगर यहाँ पे देखें, साहिल की आयु 14 वर्ष और उसकी माँ की आयु 42 वर्ष। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 वर्ष। तो इस प्रकार जो है हमारा ये जो प्रश्न था ये हल होता है और हम इसमें अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, ज्यामितीय आकृति संबंधी प्रश्न। ज्यामितीय आकृतियां जैसे आयत, त्रिभुज, वर्ग, इस तरह की आकृतियां होती हैं और इनके कुछ गुण होते हैं। उन गुणों के आधार पे हमें कुछ समस्याएं या पहेली के रूप में प्रश्न दिए हों तो हम उन्हें किस प्रकार से हल कर सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक प्रश्न लेता हूँ। ज्यामितीय आकृति संबंधी प्रश्न में मेरा एक प्रश्न है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में यदि हम देखें तो हमारा तरणताल जो भी है वो एक आयताकार आकार का है। आयताकार आकार का है तो निश्चित रूप से उसमें 4 भुजाएं होंगी और सम्मुख भुजाएं उसकी आपस में बराबर होंगी, अर्थात एक लंबाई और एक चौड़ाई हम मान सकते हैं इस प्रकार से। तो यदि यह इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है
तो अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास दो चर राशियों की आवश्यकता पड़ रही है, एक लंबाई के लिए और एक चौड़ाई के लिए। परंतु हमारा जो अध्याय है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब चूंकि हमारा अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए हम इस प्रश्न को हल करते समय एक ही चर राशि का उपयोग करेंगे। जबकि आप देखें तो हमें प्रश्न में दो चीजें प्राप्त करनी है, एक उसकी लंबाई ज्ञात करनी है और एक उसकी हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब चूंकि हमें एक ही चर में समीकरण बनानी है, इसलिए हम लंबाई और चौड़ाई में से केवल एक को चर राशि x मानेंगे, x या y या z जो भी हम मानना चाहें। अब ये इस पर निर्भर करता है कि लंबाई और चौड़ाई में से किसको x माने, वो इसमें दी गई शर्तों के अनुसार। इस प्रश्न में हमारे पास दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, और दूसरी शर्त क्या है कि इसका परिमाप 154 मीटर है। तो यह तो दूसरी शर्त है परिमाप जब हम ज्ञात करें। पहले हम क्या करते हैं इसमें, जो हमारी पहली शर्त क्या है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस शर्त से उसकी लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं जो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अर्थात हम यहाँ पर चौड़ाई को पहले किसी चर राशि के पदों में मानते हैं। हमने मान लिया कि माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई b मीटर है। अब आयताकार तरणताल की चौड़ाई b मीटर मानने का ये हमारे पास प्राप्त हो गई। अब लंबाई हम इस पहली शर्त से ज्ञात कर सकते हैं। आयताकार तरणताल की लंबाई जो हमें शर्त दी है क्या है, चौड़ाई के दुगने गुणा 2 से 2 अधिक। तो ये दूसरी शर्त, पहली शर्त जो हमें दी थी उसके आधार पे हम इसकी लंबाई को ज्ञात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे लंबाई को मैंने L संकेत से प्रदर्शित किया है। तो L बराबर हमारे पास प्राप्त होता है, चौड़ाई चूंकि हमने मानी थी b गुणा 2 प्लस 2, b गुणा 2, 2b प्लस b तो 2, और ये हमारे पास आ गई इसकी लंबाई। जब आप ज्यामितीय आकृति संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं तो इसमें हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस तरह की चीजें लेते हैं, और ये जो भौतिक राशियां हैं तो इनकी जरूर कोई ना कोई मात्रक भी होगा। तो इसीलिए जब हम इस प्रश्नों को हल करते हैं तो चर राशि को मानते समय उसके साथ मात्रक अवश्य लगाएं। जैसे यहाँ पर मैंने आयताकार तरणताल की चौड़ाई b मीटर, क्योंकि उसकी लंबाई या चौड़ाई, और प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा कि जो हमें प्रश्न दिया है उसमें जो है मात्रक मीटर में है, इसीलिए हम इसकी चौड़ाई को मीटर में यहाँ पे। यदि ये उसकी लंबाई दुगने से 2 मीटर, यहाँ पर मीटर की जगह किलोमीटर या सेंटीमीटर कोई अन्य मात्रक होता, तो जब हम इसको मानते तो हम वहाँ पे आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर b और उसी मात्रक को लेंगे जो हमें प्रश्न में दिया होगा। इसी प्रकार आयताकार तरणताल की लंबाई 2b प्लस 2 और ये मीटर में प्राप्त हो जाती है हमें। अब हमारे पास तरणताल की चौड़ाई b मीटर है और तरणताल की लंबाई 2b प्लस 2 मीटर है। अर्थात प्रश्न की जो है पहली शर्त से हमारे पास इसकी लंबाई या चौड़ाई प्राप्त हो गई। अब हम आते हैं इसकी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त हमें दी है कि इसका परिमाप 154 मीटर है। अब परिमाप 154 मीटर है और आकृति हमारी कैसी है, आयताकार, आयताकार आकृति है। तो हम यहाँ पे आयत के परिमाप का सूत्र प्रयोग करेंगे। तरणताल का परिमाप, और तरणताल हमारा कैसा है, आयताकार, इसलिए हमने आयत के परिमाप का सूत्र प्रयोग किया यहाँ पे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के परिमाप है और हमारा तरणताल आयताकार है, इसलिए आयताकार तरणताल का परिमाप बराबर हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस। अब हम यहाँ पर इनके आंकिक मान रखते हैं। परिमाप हमें जैसा शर्त में दिया हुआ है उसी शर्त के अनुसार 154 ये हमने यहाँ पे रखा 2 गुणा, और पहली शर्त से हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें प्राप्त हो चुकी है। लंबाई थी 2b प्लस 2 और चौड़ाई थी b। अब इसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को जिस प्रकार हल करते हैं उस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ब्रैकेट को हमने पहले ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा हल करते हैं, 2b प्लस b समान पद हैं, जुड़ जाएंगे आपस में, 2b प्लस b 3b प्लस 2 प्लस गुणा 2। ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा हम ओपन करते हैं, 2 गुणा में है, इसकी 2 की गुणा इस 3b में भी होगी और इस 2 की गुणा 2 में भी होगी। जब 2 की गुणा हम
3b में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6b प्लस 2 की गुणा 2 में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4। यहाँ पर आने के बाद जो हमारी चर राशि है b वो दाएं पक्ष में है। अमूमन जब हम समीकरण को हल करते हैं तो जो हमारी चर राशि होती है उसको हम बाएं पक्ष में लाते हैं। तो पक्षांतरण में हम जानते हैं कि यदि बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में हम ले जाएं, पूरा बाएं पक्ष दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में ले जाएं, तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ पर इस पूरे दाएं पक्ष को 6b प्लस 4 को बाएं पक्ष में लाता हूँ और बाएं पक्ष से 154 को दाएं पक्ष में ले जाता हूँ। यहाँ पे हमने पक्षांतरण किया है, परंतु पूरा बायां पक्ष दाएं पक्ष में और पूरा दायां पक्ष बाएं पक्ष में ले गए, इसीलिए चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हमें b को जो चर राशि इसको पृथक करना है, तो सबसे पहले हम 4 को जो यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ है इसको हम पक्षांतरण करते हैं और इस साइड आके ये जो है बाएं दाएं पक्ष में आके ये माइनस का 4 हो जाता है। हल करने पर हमें प्राप्त होता है 6b बराबर 150। हमें चर राशि b का मान ज्ञात करना है, तो इस 6 को भी इससे पृथक करना है। 6 b के साथ गुणा के चिन्ह में है और जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाने के बाद यह b का चिन्ह, यह 6 का चिन्ह भाग में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार हमें b का मान प्राप्त हुआ 25। अर्थात एक चर में जो हमने रैखिक समीकरण बनाई है उस समीकरण में जो चर राशि है b, उसका मान हमें प्राप्त हो जाता है 25। हमने आयताकार तरणताल की चौड़ाई b मानी थी 25 मीटर और b का मान हमें प्राप्त हुआ है 25, इसलिए आयताकार तरणताल की चौड़ाई b बराबर हो गई 25 मीटर। ये हमारे पास आयताकार तरणताल की चौड़ाई आ गई। अब हम इस चौड़ाई से लंबाई को ज्ञात करते हैं। लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहली जो शर्त दी थी वो ये दी थी कि आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। ये हमारे पास आयताकार तरणताल की लंबाई है। b का मान समीकरण को हल करने के बाद हमें 25 प्राप्त हुआ है। तो आयताकार तरणताल की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इसमें b की जगह 25 रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 2 गुणा b का मान 25 प्लस 2 गुणा करें तो 25 गुणा 2 50 प्लस 2 52। इस प्रकार इस समस्या को हल करने के बाद जब हमने एक रैखिक समीकरण की मदद से समीकरण को हमने हल किया तो हमें चौड़ाई प्राप्त हुई 25 मीटर और लंबाई प्राप्त हुई हमें 52 मीटर। आइए हम अपने उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ पर हम अपने उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए हमें यह दिया था कि इस तरणताल की जो इस तरणताल का परिमाप है वो है 100। अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं कि क्या वास्तव में मेरा जो उत्तर आया है, जो इसकी चौड़ाई 25 मीटर और लंबाई 52 मीटर आई है, क्या ये वास्तव में सही है। तरणताल मेरा आयताकार है, इसलिए आयत के परिमाप से हम इसका जो है आयत के परिमाप के सूत्र से हम इस तरणताल का जो है परिमाप ज्ञात करते हैं। तो परिमाप बराबर है हमारा 2 इंटू लंबाई हमारे पास आई है 52 प्लस चौड़ाई 25। यदि हम इसे हल करें तो 70 गुणा 2 और आप इसको गुणा करेंगे तो हमें 154 प्राप्त होता है। तो ये हम देखते हैं कि जो इस पहेली में इस समस्या में हमें शर्त दी थी उस शर्त के अनुसार हमारा जो उत्तर प्राप्त हुए हैं वो दोनों उत्तर सही है। एक और प्रश्न आता है इसमें, अनुपात संबंधी प्रश्न। हमें दो राशियों के बीच में कुछ अनुपात दिया होता है और हमें उन दोनों राशियों के मान ज्ञात करने होते हैं। आइए इसको समझने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। जैसे इस प्रश्न में देखिए हमें दिया हुआ है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। हमारे पास दो पूर्ण संख्या है, उनका अंतर 66 है और यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो दोनों संख्याएं दी हैं उनका हमें यहाँ पे अनुपात पता है कि उनका अनुपात 2:5 है और हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले दोनों संख्याएं 2 और 5 के अनुपात में है, अतः हम एक संख्या 2x और दूसरी संख्या 5x मान सकते हैं। इस पर विचार करते हैं। क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का अनुपात 2 और 5 दिया है, जब भी हम अनुपात से उन संख्याओं के मान को चर राशियों के पदों में व्यक्त करेंगे तो हम उसके साथ किसी भी चर राशि को लगा के उनको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों संख्याओं का अनुपात 2-5 था, इसलिए हमने एक संख्या चर राशि के साथ 2x
और दूसरी संख्या में चर राशि के साथ 5x प्राप्त होगा। यहाँ पे जो मैंने चर राशि x ली है, आप इसकी जगह किसी भी चर राशि को ले सकते हैं। हम चाहते तो इनके अनुपात 2y और 5y भी मान सकते हैं, परंतु ध्यान यह देना है कि जब हम इस अनुपात को चर राशि के पदों में लिखेंगे तो दोनों संख्याओं के लिए समान चर का प्रयोग करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके लिए तो हम 2x लिखते हैं और दूसरी वाली संख्या के लिए हम जो है 5y, दो चर राशियों को नहीं लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इनके बीच में अनुपात गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो चर राशियां, एक चर राशि के पदों में हमने दोनों संख्याएं ली हैं 2x और 5x। प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार, और प्रश्न में हमें शर्त क्या दी गई है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। अर्थात ये जो दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर, अर्थात इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 66। यदि आप यहाँ पर देखें तो एक संख्या 2x और एक संख्या 5x है। निश्चित रूप से 5x 2x से बड़ी है, तो यदि हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हमें इस प्रकार प्राप्त होगी 5x माइनस 2x बराबर शर्त के अनुसार 66। इसको हम हल करते हैं तो 5x और 2x चूँकि समान पद हैं और इनके चिन्ह अलग अलग हैं, घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है 3x बराबर 66। 3 को x से पृथक करते हैं तो x का मान हमें प्राप्त होता है यहाँ पे। अब हमें दोनों संख्याएं अलग अलग प्राप्त करनी है, और जो हमने चर राशि मानी थी x, उसका मान कितना आ गया हमारे पास 22। तो यहाँ पे आप देखें तो इस प्रकार से हमें दो संख्याएं प्राप्त हो जाती है। एक संख्या जो हमने पहली संख्या मानी थी 2x और x का मान आया 22, तो हम यहाँ पे x का मान रखते हैं, तो ये x का मान रख के 44 पहली संख्या प्राप्त होती है। और दूसरी संख्या 5x, 5 गुणा 22 दूसरी संख्या में 110 प्राप्त होती है। और अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। हमें पहली संख्या 44 प्राप्त हुई है, दूसरी संख्या 110 प्राप्त हुई है, और हमें शर्त ये दी थी कि दोनों संख्याओं का अंतर 66 है। तो अगर हम यहाँ 110 में से 44 को घटाते हैं तो हमें जो है 66 प्राप्त हो जाता है। एक और व्यवहारिक समस्या या पहेली के रूप में हमारे पास प्रश्न आते हैं, और ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, रुपए, पैसे अथवा वस्तुओं के संग्रह संबंधी। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मेरे पास एक प्रश्न है यहाँ पे रुपए पैसे से संबंधित। बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, ये पहली शर्त है मेरे पास, जिसको मैंने हरे रंग से प्रदर्शित किया है। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पे भी देखिए तो हमें दो प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, परंतु हम एक चर में रैखिक समीकरण का निर्माण करेंगे तो दोनों सिक्कों में से हम केवल एक सिक्के को चर राशि के रूप में पहले मानते हैं। इसके लिए हम पहली शर्त का इस्तेमाल, पहली शर्त के अनुसार 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। अर्थात 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमें 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या में 3 की गुणा करके प्राप्त होगा। इसलिए सबसे पहले मैंने बंसी के पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को माना x, क्योंकि शर्त के अनुसार 2 रुपए वाले सिक्के इस x के 3 गुने होंगे। तब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि पहले वाले की x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका 3 गुना 3x। अब हम इनका मूल्य निकालते हैं, क्योंकि जो हमें शर्त दिया है वो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या के मूल्य के बराबर दिया है। तो 5 रुपए वाले x सिक्कों का मूल्य, क्योंकि एक x, तो 5 रुपए वाले x सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा 5 गुणा x 5x। 2 रुपए वाले 3x सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा 2 गुणा 3x यानी 6x। तो 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य आ गया हमारे पास 5x, 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य हमारे पास आ गया 6x, और जब हम इनको जोड़ते हैं तो कुल मूल्य हमें प्राप्त हो जाता है 11x। 5x प्लस 6x बराबर 11x। इस प्रकार कुल मूल्य हमारे पास है 5x प्लस 6x बराबर 11x। अब हम दूसरी शर्त का प्रयोग करते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार मूल्यों का योग 77 है, अर्थात जो ये कुल मूल्य आया है 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य और 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, उनका योग कितना है 77, तो मूल्यों का योग 77 है। इस कथन को अब हम गणित के समीकरण के रूप में लिखते हैं। 11x बराबर 77, ये कुल मूल्य बराबर 77। हल करें
x से 11 को पृथक करते हैं, इधर गुणा में, इधर आके भाग में होता है और हमें x का मान प्राप्त हो जाता है 77। अब हमें x का मान, जो हमने चर राशि मानी थी x, उसका मान 77 प्राप्त होता है। अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जिसको हमने x माना था वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी 7, क्योंकि चर राशि x का मान कितना है 7। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3 गुना थी, इसलिए 3 गुणा 7 21। यहां पर हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आई है 7, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपए वाले सिक्कों का, 5 गुणा 7 अर्थात 35। तो 5 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य हो गया हमारे पास 35। 2 रुपए वाले कुल सिक्कों की संख्या कितनी आई है 21, तो 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 42। और अगर हम इनको जोड़ें 5 2 7 4 3 7, तो प्रश्न के अनुसार 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य और 2 रुपए वाले सिक्कों के मूल्य का कुल योग 77। ये इस प्रकार हमारी ये समस्या हम रैखिक समीकरण की सहायता से हल कर सकते हैं। आज हमने रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित कई सारे व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल किया। उन्हीं पर आधारित आपके लिए अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 1 है, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह संख्या पे आधारित प्रश्न है। ये वाला प्रश्न मेरा अनुपात पे आधारित है, जिसको हमने आज सीखा। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और तीसरा प्रश्न मेरा आयु और अनुपात दोनों पे आधारित है, और आज हमने दोनों ही प्रकार के प्रश्न हल करने सीखे कि आयु से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है और अनुपात से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो अब आप इन प्रश्नों को एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से समीकरण बना के हल करेंगे। धन्यवाद।